Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Students, today's lecture outline is motion of charged particle, determination of E by M of an electron, and velocity selector. Now moving towards our first topic, motion of a charged particle in a uniform magnetic field. A charged particle in a magnetic field would experience a force just like a charged particle experiences a force in an electric field. याद रखिएगा स्टूडेंट कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रहा होगा या किसी ऐसी जगह से पास होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, तो वहां पर वो अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि वो एक फोर्स अपने ऊपर फील करता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल कर रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी, और जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा तो उस पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। इसकी वजह, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूवमेंट के दौरान जिस वक्त वो मूव कर रहा होता है उस वक्त अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से जो पहले से ही वहां मौजूद है। ये दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इसका रिजल्ट ये आता है आपके सामने कि वो चार्ज पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाता है, और अगर वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहां एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो उस जगह पर वो एक सर्कुलर पाथ जनरेट कर लेता है और सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। The force acting on charged particle result from the interaction of external magnetic field and magnetic field created by moving charge. For a positive charge q moving with velocity v in a magnetic field of flux density b, the force acting on a charge is given by F is equals to qv cross b and F is equals to qvb sin theta with unit vector n. याद रखिएगा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा क्यू वी क्रॉस बी के। क्यू आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल, v velocity of that particle and b is the magnetic field density at that area or at that surface। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास साइन थीटा यूज हो जाता है, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है F is equals to QVB sin theta with unit vector n, where theta is the angle between the velocity and magnetic field। यहाँ पे थीटा जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के दरमियान बनने वाले एंगल को शो कर रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे v और b के दरमियान मौजूद है। It is very obvious that this force is maximum when charged particle moves perpendicular to the magnetic field and minimum when the charged particle moves parallel to the magnetic field। अब ये आपके सामने जाहिर है कि एंगल जो है आपके पास साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहे हैं और साइन थीटा हमेशा मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब उस मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली पास होना शुरू करता है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करना शुरू कर दे तो उस पर मिनिमम फोर्स एक्ट करेगी, यानी कि जीरो फोर्स उस पर एक्ट करना शुरू करेगी। The direction of this force is determined by Fleming left hand rule। इस फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास ये होता है। अगर आप लेफ्ट हैंड को लेते हैं तो आपके पास थंब की डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास शो करती है आपकी फर्स्ट फिंगर, और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिनोटेड बाय मिडिल फिंगर। इन तीनों फिंगर्स को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वे में रखते हैं तो आपके पास इन तीनों क्वांटिटीज की डायरेक्शन आपको फाइंड हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पे चीज हमें मालूम करनी होती है वो ये होती है कि हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी या किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से विद सम वेलोसिटी v पास कर रहा है, और इसके लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। The thumb and the first two fingers of the left hand are set at right angle to each other, with the first finger pointing in the direction of field and the second finger pointing in the direction of velocity of the charge particle. Then the thumb gives the direction of force. As the force is always perpendicular
to the direction of velocity, so charge particle moves follow a circular path. क्योंकि हमारे पास फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के लिहाज से, तो हमेशा याद रखिएगा पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करना शुरू कर देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है. The symbol X show that the magnetic field is acting into the plane of the paper. यानी आपके पास यहाँ पर जो क्रॉस साइन है इसका मतलब है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर मौजूद है, यानी कि इनसाइड योर स्क्रीन मौजूद है. So the centripetal force provided for this motion of a charged particle entering perpendicular to the magnetic field is given by, तो जो centripetal force इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्ट करेगी जो कि परपेंडिकुलरली इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, वो हो जाएगी mv²/r एंड mv²/r बराबर हो जाएगा mr⍵² के, विच इज इक्वल टू qvb. यहाँ पे आपके पास v की जगह हमने r⍵ यूज किया, v² की वैल्यू r²⍵², एक r से r कैंसिल हो जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी mr⍵². और क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स है, तो मैग्नेटिक फोर्स के लिहाज से हम यहाँ पे F इज इक्वल टू QVB शो कर देंगे. नाउ mr⍵² इज इक्वल टू QVB, क्योंकि हमें पता है V बराबर होता है r⍵ के, एंड mr⍵² इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू QR⍵B. यहाँ पे भी V की जगह हम r⍵ यूज कर लेते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू QB/m, क्योंकि एक r से r कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे जनरेट होगी ओमेगा, क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगी QB/m. सिंस t इज इक्वल टू 2π/ω, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड बराबर होता है 2π/ω के, सो t इज इक्वल टू 2π/QB/m के बराबर आ जाएगा. ओमेगा की वैल्यू अगर हम इस वैल्यू में पुट करें तो आपके पास टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन दैट मैग्नेटिक फील्ड वो आपके पास ये आ जाएगा, एंड t इज इक्वल टू 2πm/QB. और आप जब इसको रीअरेंज करेंगे फॉर्मूले को तो आपके पास t बराबर आ जाएगा 2πm/QB के. Now if we talk about the frequency, तो frequency आपके पास बराबर होता है 1/t, यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की वैल्यू को यहाँ पुट करें तो f इज इक्वल टू QB/2πm के बराबर आ जाएगी, where t is the time period of the charged particle and f is the cyclotron frequency. आपके पास t जो है यहाँ पे टाइम पीरियड है और f जो है उस साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, या हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ E/m फॉर एन इलेक्ट्रॉन. द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शूट परपेंडिकुलरली इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो. यानी कि आपके पास जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है, और इस सर्कुलर पाथ को हम यूज कर सकते हैं डिटरमाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास रेशियो, जिसको हम E/m रेशियो का नाम देते हैं. यूजिंग द इक्वेशन mv²/r विच इज इक्वल टू EVB. इससे पहले हमने इक्वेशन यूज की थी QVB. Q बेसिकली चार्ज के लिए हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो चार्ज की जगह हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए E यूज कर लेते हैं. नाउ E/m इज इक्वल टू V/RB. जब रीअरेंज करेंगे इस फॉर्मूले को तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी E/m विच इज इक्वल टू V/BR के बराबर, क्योंकि एक V से एक V कैंसिल हो जाएगा आपके पास. इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. Practically we shoot beam of electron into a magnetic field of known value, so B is known. हम क्या करते हैं कि इनिशियली एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को शूट करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जिसके अंदर B की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें मालूम होती है. Radius of electron can be measured by making their path visible by colliding them with a gas like hydrogen or helium in a tube placed in uniform magnetic field. Electron excite the atom of gas and their
de-excitation cause emission of visible blue light, so the path is visible. अब उस सर्कुलर पाथ को विजिबल करने के लिए हम उस ट्यूब के अंदर जहां ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें गैस फिल करते हैं. वो गैस हाइड्रोजन भी हो सकती है, हीलियम भी हो सकती है. इलेक्ट्रॉन उनके पार्टिकल से स्ट्राइक करके उनको एक्साइट करते हैं, और जब वो डी एक्साइट होते हैं तो डी एक्साइट होने की सूरत में कह सकते हैं कि वो आपके पास विजिबल हो जाते हैं, और विजिबल होने की सूरत में आपको इलेक्ट्रॉन की बीम उस जगह पे एक सर्कुलर पाथ बनाती हुई नजर आती है. उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हम किस तरह से निकाल सकते हैं? For the velocity of electron, their kinetic energy is measured by passing them through a potential difference of known value. हम velocity find करने के लिए इलेक्ट्रॉन की बीम को पास करवाते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बीम को पास कराने के लिए हमें कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हमें मालूम होती है. इसके जरिए से हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लेते हैं. We know that kinetic energy equals to the work done and half mv square is equals to ev. इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं. Using equation 1 and equation 2 we have इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम यूज करें तो हमारे पास रिलेशन बनता है E over m is equals to 2v over b square r square. इक्वेशन A का नाम देते हैं इसको. Now next topic is about velocity selector, जो कि आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि velocity selector क्या होता है. If a charged particle passes through a region where both electric and magnetic field are acting such that two forces may balance each other. अगर एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसे पार्ट से गुजर रहा है, एक ऐसे रीजन से गुजर रहा है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हैं और वो दोनों फील्ड एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो इस सूरत में आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, या उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जो उस चार्ज रीजन से पास हो रहा है, या उस फील्ड रीजन से पास हो रहा है जहां पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है. Fe is equals to Fm, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe must be equal to Fm magnetic force. According to the formula of Fe is equals to Qe and Fm is equals to Qvb, and velocity will become E over B, यानी कि आपके पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी E over B. इसका मतलब है कि आपके पास velocity of charged particle is the ratio between electric and magnetic fields. Such arrangement is called velocity selector. इस arrangement को velocity selector का नाम दिया जाता है because charges with velocity in the ratio of E to B will come out undeflected. तब आपके पास जो चार्ज पार्टिकल उस रीजन से पास हो रहे हैं उनमें किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन जनरेट नहीं होती और वो स्ट्रेट लाइन में पास कर जाते हैं. याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगी और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर जाएगा. लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगी और वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाएगा अपने पाथ से और अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को चेंज कर देगा सर्कुलर पाथ में. अगर आपके पास ये दोनों फील्ड्स एक साथ एक ही जगह पे अप्लाई हो रही हैं तो याद रखिएगा कि उस चार्ज पार्टिकल पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी और वो चार्ज पार्टिकल एज इट इज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाएगा जिस स्पीड के साथ वो ट्रेवल करता हुआ उस फील्ड रीजन के अंदर एंटर हो रहा है. In a beam, all charged particles do not move with same velocity, so we can separate charge with desired velocity. क्योंकि हमारे पास जिस तरह की velocity हमें required होती है किसी भी पार्टिकल की, उस पार्टिकल की velocity को हम इस velocity selector के जरिए से अलग अलग करना शुरू कर देते हैं या differentiate कर लेते हैं. Thank you student. This is your today's lecture. If you feel any query or any trouble, you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thank you again.